नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान ने इजरायल पर हमला करने की धमकी दे ही रखी है। इस बीच वो अपने आप पर भी काम कर रहा है और अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो बताती है कि क्या ईरान और चीन की दोस्ती ही आग भड़काने का पूरा काम करने वाली है। क्या चीनी कंपनियां ईरान को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मुहैया करा रही हैं और क्या ईरान अपना बदला लेने के लिए चीन की मदद मांग रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया से अलग थलग ईरान कथित तौर पर अपनी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए चीनी सैटेलाइट कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से पार्टनरशिप कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान 2 चीनी सैटेलाइट कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी कर रहा है। इस डील में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स शामिल हैं। इस साझेदारी का टारगेट इजराइल और मिडिल ईस्ट में आर्मी टारगेट्स की हाई रेजोल्यूशन निगरानी की क्षमता बढ़ाना है, जो अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट की खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों चीनी कंपनियां एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का निर्माण और संचालन करती हैं। ये वर्तमान में ईरान के सैटेलाइटों से आने वाली तस्वीरों के रेजोल्यूशन को दोगुना कर सकती हैं। इसमें ईरान की अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के साथ साथ अपने खाड़ी देशों के विरोधियों की निगरानी करने की क्षमता बढ़ेगी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस समझौते के जरिए ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट तक सटीक तरीके से पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही उसे अपनी ओर आने वाले हमलों को लेकर भी प्रारंभिक चेतावनी मिल सकेगी। इसके अलावा ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे यमन के हूती विद्रोहियों और सीरिया और इराक में विभिन्न संगठनों के साथ सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी साझा कर सकता है, जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों और कमर्शियल जहाजों को टारगेट बनाता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने ईरान पर बात की है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ दोस्त की तरह रहने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के बारे में बुरा नहीं सोच रहा हूं, हम मित्रतापूर्ण रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है। हालांकि ट्रंप ने इसके साथ ही कहा कि लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। आरटी की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए गैर जिम्मेदाराना फैसले लेता है और इनमें देशों को अपने परमाणु हथियारों से डराना भी शामिल है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ा परमाणु खतरा है, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु स्टोर है और वो ऐसी नीति अपनाता है जो परमाणु हथियारों के पहले उपयोग की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि भारत द्वारा इजरायल को हथियार भेजने नरसंहार में मदद करना है और संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हम भारत द्वारा इजरायल को हथियारों के निर्यात के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि इजरायल फलस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है। भारत नरसंहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक हस्ताक्षर करता है जो कहता है कि कोई भी देश नरसंहार में सहायता नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा लेकिन उनको हथियार देना जो नरसंहार कर रहे हैं तो वो नरसंहार में मदद करने जैसा है। हमास के मुखिया इस्माइल हनिये की हत्या को लेकर अब उनके बेटे अब्दुल सलाम ने बताया है कि उनके पिता को उनके मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक किया जाने के बाद मिसाइल हमले का शिकार बनाया गया था। उन्होंने कहा ये एक गाइडेड मिसाइल थी जिसने उनके मोबाइल फोन को ट्रैक किया, जिसे उन्होंने रात में अपने कमरे में अपने सिर के पास रखा था, जिस पर सीधा हमला हुआ। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया जिनमें प्लांटेड बम की मौजूदगी के बारे में कहा गया था। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक्सप्लोसिव डिवाइस की मौजूदगी की कहानी पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके कमरे से कुछ मीटर की दूरी पर एक कमरे में बॉडीगार्ड्स और अन्य सलाहकार बैठे थे, इसलिए ये स्पष्ट है कि अगर वहां एक एक्सप्लोसिव डिवाइस होता तो पूरी जगह उड़ा दी गई होती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमास नेता के फोन ने उन्हें आसान निशाना बना दिया। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे गतिरोध के बीच रूस ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को रूस में आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान में आयोजित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा में सीजफायर के समझौते के लिए बातचीत में शामिल सभी पक्षों को चेतावनी दी है। बाइडेन के मुताबिक सभी पक्षों को सीजफायर के लिए जारी कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि हम इस समय पहले के मुकाबले गजा में युद्ध विराम के नजदीक हैं। हालांकि उनके इस दावे पर हमास के ही अधिकारी ने संदेह जता दिया है।
बाइडेन ने यह भी ऐलान किया था कि वो गजा में सीज फायर की समझौते की कोशिशों को जारी रखने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इजरायल भेज रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये चेतावनी अमेरिका, कतर और मिस्र के एक संयुक्त बयान के बाद सामने आई है। उसमें कहा गया है कि पिछले 48 घंटों में तीनों देशों ने गंभीर बातचीत की है। इसका मकसद गजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था। यूपी में 69,000 शिक्षकों भर्ती की पूरी लिस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दी। लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए 1 जून 2020 को जारी पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले से योगी सरकार को झटका लगा है, तो वहीं विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी योगी सरकार पर निशाना साध दिया। अपना दल सोनीलाल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट पर सवाल उठाती रही हैं। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना था कि भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि जो माननीय न्यायालय ने कहा है, मैंने भी हमेशा वही कहा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबूत है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 को ताक पर रखकर भाजपा सरकार ने दलितों और पिछड़ों का हक छीन लिया है। पीड़ित छात्र मुझसे मिले और बताया कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला और एससी वर्ग को 21% की जगह मात्र 16% से ज्यादा मिला। ये गड़बड़ी लगभग 19,000 पदों से जुड़ी है और मूल सूची न बनाना इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद जिन 6,800 अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली गई, वो भी 2 वर्षों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ एक गंभीर विषय है। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन युवाओं को मेरा समर्थन है। इस पूरे मामले की जांच हो और न्याय मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को तार तार करती भाजपा ने किया आरक्षण पर डबल वार। पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डेप्यूटी सेक्रेटरी के कम से कम 45 पद लेटरल एंट्री द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी, एसटी और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आरक्षण है? सोची समझी साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर रखा जा सके। दूसरा, यूपी में 69,000 सहायता शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाले का अब हाईकोर्ट के फैसले से पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी ने मार्च 2024 में दलित और पिछड़े वर्ग में आरक्षण घोटाले में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर वंचित अभ्यर्थियों की आवाज उठाई थी। योगी सरकार ने अभ्यर्थियों से नाइंसाफी करते हुए यह पद भरे थे जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का संवैधानिक हक उनसे छीना गया। अब हमें पता चला है कि भाजपा की सहयोगी दल की केंद्रीय मंत्री ने नौकरियों में आरक्षण पर हो रहे धांधली पर सरकार का ध्यान क्यों आकर्षित कराया था। भारत के संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना जरूरी है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से वापस भारत लौट चुके हैं। इस मौके पर ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक और पहलवान बजरंग पूनिया के साथ हरियाणा के कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा विनेश के स्वागत के लिए पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विनेश भावुक होकर नजर आई। विनेश ने अपने स्वागत में आए लोगों का धन्यवाद किया। विनेश ने कहा कि पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वहीं विनेश का स्वागत करने पहुंची पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि विनेश ने जो देश के लिए किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि विनेश को ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान मिले। भारत सरकार ने मेडल के लिए पूरी मदद की। विनेश ने ऐसे स्वागत देखा तो वो अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाई। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से भारत वापस लौट चुके हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विनेश ने देशवासियों को धन्यवाद कहा। वहीं अपने एक दूसरे बयान में विनेश ने कहा कि जीवन एक संघर्ष है और हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी लड़ाई अभी बाकी है। वहीं विनेश का स्वागत करने पहुंचे बजरंग पूनिया ने कहा कि विनेश चैंपियन है, इसलिए उनका चैंपियन जैसा स्वागत हो रहा है। मेडल मिलना या ना मिलना भाग्य की बात है, लेकिन उन्होंने जो सड़क से पोडियम तक का सफर तय किया है वो पूरे देश ने देखा है।
विनेश का स्वागत करने पहुंचे साक्षी मलिक ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। विनेश ने जो भारत के लिए किया है वो महिलाओं के लिए किया है, वो बेहतरीन है। उन्होंने कहा, मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे प्यार और सम्मान देंगे। उसने एक ऐसे पहलवान को हराया है जो कभी हार ही ना हो, तो हमारे लिए वो चैंपियन है। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि ये एक पहलवान और चैंपियन का स्वागत है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा ऐलान किया है। उनका ये ऐलान बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। संजय निषाद ने आगामी उपचुनाव में 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी अंबेडकर नगर जिले की कटहरी और मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर अपने चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवार उतारेगी। संजय निषाद वर्तमान समय में यूपी की योगी सरकार में मंत्री हैं। वहीं निषाद पार्टी के ऐलान के बाद चारों तरफ इस बात की चर्चा जोरों पर है कि यूपी एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी जिस प्रकार से मुद्दे उठा रहे हैं, बिल ला रहे हैं, उससे सहयोगियों की परेशानी बढ़ जाती है। चाहे वक्फ बोर्ड का बिल हो या अभी पीएम मोदी ने लाल किले से यूसीसी का जो मुद्दा उठाया, उन्होंने इसको सेक्युलर कोर्ट कहा था, जिसके बाद सरकार में उनके सहयोगी टीडीपी और जेडीयू की चिंता बढ़ गई और सावधान हो गए। इसके बाद एनडीए के सदस्यों ने कोऑर्डिनेशन बैठक के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात की। भाजपा के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार एनडीए ने अपनी बैठक में ये संकल्प लिया कि गठबंधन सहयोगियों की नियमित बैठकें कम से कम मासिक आधार पर होनी चाहिए और मुद्दों को उस मंच के भीतर हल किया जाना चाहिए। बता दें, पीएम मोदी ने लाल किले से यूसीसी की बात की और संकेत दिया कि इस पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल से स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने वाली किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनेगी। जबकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सहयोगियों के सामने अभी तक कुछ भी ठोस पेश नहीं किया गया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की घटना के मामले में शनिवार को भी देश भर के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता की घटना के विरोध में 17 अगस्त को सभी मेडिकल सेवाओं को बंद करने का फैसला किया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। मामले की सीबीआई जांच पर बोलते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने कहा कि हमें सीबीआई की जांच पर भरोसा करना चाहिए, बशर्ते सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न की गई हो। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस मामले की जांच बहुत दिनों तक पुलिस के पास थी। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब सीबीआई को देर से मामला सौंपा गया। इससे सीबीआई के हाथ में कुछ रह नहीं जाता। सुकान मजूमदार के मुताबिक सबूत घटनास्थल पर ही मौजूद रहते हैं। रेप और मर्डर जैसी घटनाओं में कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो थोड़े ही समय में नष्ट हो जाते हैं। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान एक कंसल्टेंसी फर्म से आमदनी अर्जित करना जारी रखा, जो सेबी अधिकारियों के लिए नियमों का उल्लंघन है। ये जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई है। रॉयटर्स ने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को देखा है। हिंडनबर्ग ने भी हाल ही में सेबी प्रमुख और अडानी समूह को लेकर हितों के टकराव के आरोप लगाए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट उससे अलग है। MUDA भूमि घोटाले मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दे दी है। जानकारी के अनुसार मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA भूमि आवंटन मामले में एक्टिविस्ट TJ अब्राहम ने सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया था। राज्यपाल ने RTI कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर ये मंजूरी दे दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA द्वारा अधिकृत जमीन के एक टुकड़े को अपनी पत्नी के नाम से बदलने का आरोप लगाया गया है। मैसूर के एक पॉश इलाके में उनकी पत्नी को एक जमीन दी गई थी, जिसकी बाजार कीमत उनकी अपनी जमीन से कहीं ज्यादा थी। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फैसले को असंवैधानिक और कानून के खिलाफ करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय वो अदालत में कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे। शनिवार तड़के रेल हादसे की एक और घटना सामने आई। यूपी के कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां पटरी से उतर गईं। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। हादसे की वजह बताते हुए रेलवे ने जानकारी दी है कि ड्राइवर के मुताबिक बोल्डर के इंजन के टकराने से यह हादसा हुआ है। तुर्की की संसद मारपीट का मैदान बन गई। शुक्रवार को तुर्की की संसद में तीखी बहस के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई हो गई।
विवाद का कारण विपक्षी सांसद की ओर से अपने सहयोगी को सदन में बुलाने की मांग थी, जो सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण जेल में बंद है, लेकिन एक सांसद चुने जाने के बावजूद कैद में है। वर्कर्स पार्टी ऑफ तुर्की के सदस्य अहमद सिक ने अपने सहयोगी कैन अटाली की रिहाई की मांग की। फिर विवाद ऐसा बढ़ा है कि सत्ताधारी पार्टी AKP पार्टी के सांसद मुक्का मारने के लिए दौड़ रहे हैं। दर्जनों लोग इस हाथापाई में शामिल हो गए, कुछ दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मारपीट के बाद संसद की सफेद सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके में अपने हमले को जारी रखते हुए सीम नदी पर बने हुए एक पुल को ध्वस्त कर दिया। रूसी अधिकारियों के हवाले से इस हमले पर कहा गया है कि गुलुशकोवो शहर के पास यूक्रेनी सेना के इस ऑपरेशन से शहर का एक हिस्से का संपर्क बाकी जगहों से टूट गया है। यूक्रेन सेना ने जिस पुल को ध्वस्त किया है उसका इस्तेमाल रूसी सैनिकों को जरूरी सामान की सप्लाई के लिए किया जाता था, लेकिन अब पुल के गिराए जाने से इसमें रुकावट आ सकती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।